हेलो डियर फ्रेंड, आइए हम प्रारंभ करने वाले आज का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है सरल आवर्त गति। ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रहेगा। आइए हम बात करते हैं कि सरल आवर्त गति क्या चीज़, सरल आवर्त गति है क्या। सबसे पहले हम ये देख लें कि आवर्त गति क्या है। सरल को छोड़ दें, सबसे पहले हम देखते हैं कि आवर्त गति क्या है। ठीक, दरअसल आवर्त गति एक ऐसी गति होती है, मान लो कोई एक वस्तु ले लो। क्या ले लो? वस्तु ले लो। इसे हम घड़ी के माध्यम से आपको दिखाते हैं। 1 मिनट देखो, यहाँ पर घड़ी दिखाई दे रही है। हमने कहा था कि आवर्त गति क्या होती है। सबसे पहले आवर्त गति देख लेते हैं। दरअसल मान लो कि ये एक वस्तु है। क्या है? वस्तु है। अब इसमें हम ये एक पेंडुलम देख रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा, जो घड़ी से जुड़ा हुआ। ये मध्य में स्थित है। ठीक, अब ये क्या कर रहा है कि इसकी देखो दूरी कितनी है, मात्र इतनी ये दिखाई दे रही है आपको दूरी। जितनी दूरी में आपको यह मटेरियल दिख रहा है, मेटल दिख रहा है, इतनी दूरी की इसको गति करनी होती है। जब ये दोलक जो होता है बार बार इस गति को पूर्ण करता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। याद रहेगा, जब कोई वस्तु अपनी एक निश्चित दूरी व निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को पूर्ण करता है या बार बार अपनी गति को दोहराता है या पूर्ण गति को बार बार दोहराता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। इसे ऐसे देख सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि निश्चित पथ पर, क्या कह रहा है कि एक निश्चित पथ। पथ कैसा होना चाहिए? निश्चित। यहाँ पर देखो पथ इसका निश्चित है कि ये इतनी दूरी से इतनी दूरी में ही ये गति करेगी। ठीक है, एक निश्चित पथ पर गति करती हुई ये जो है एक जगह पर स्थिर न रहकर ये बराबर कभी इधर तो कभी इधर इस तरह से गति करती रहती है। निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल, भाई जितना समय इसको इधर से इधर आने में लगेगा उतना समय इधर से इधर जाने में लगेगा, और ये बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है। क्या होती रही? बार बार ये पुनरावृत्ति होती रहती है, और इसी गति को क्या कहते हैं? हम आवर्त गति कहते हैं। समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल में बार बार अपनी पूर्ण गति को दोहराता है, यानी उसी गति को बार बार दोहरा रहा है, इस गति को क्या कहेंगे? आवर्त गति कहेंगे। समझ गए आप लोग। अब बात करते हैं कि देखो ये तो अपनी जब पूर्ण गति कर रहा है, ठीक है, पूर्ण बार बार दोहरा रहा है पूर्ण गति को, पूरी अपनी जितनी क्षमता है वहां तक जाकर फिर वापस आ रहा है, फिर जा रहा है। इस समय अंतराल में उतना ही समय लग रहा है जितना कि पहले लगा था। ठीक है, इसे क्या कहें? इसे कहते हैं आवर्त गति। लेकिन जब ये इधर उधर घूम रही है, इसे क्या कहेंगे? इस स्थिति या इस गति को हम दोलन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? दोलन नाम देते हैं। याद रहेगा। ठीक, या इसे दोलन की बजाय कंपन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंपन भी बोल सकते हैं। याद रहेगा कि जो ये लोलक है ये अपनी जगह से इधर उधर घूम रहा है, ये क्या कर रहा है? दोलन कर रहा है, यानी दोलित हो रहा है। इसे हम दोलन गति या फिर कंपन गति नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो इसके द्वारा जो ऊर्जा मतलब इधर उधर जो घूम दौड़ रही है और अपनी समय सीमा बनाए रखी है, एक निश्चित दूरी और निश्चित समय अंतराल बना रखी है, इसे ही हम आवर्त गति कहेंगे। ठीक, दोलन और या कंपन में अंतर देखो, दोलन या कंपन या फिर आवर्त गति, इनमें अंतर सिर्फ इतना होता है कि सरल आवर्त गति में निश्चित समय होता है और निश्चित दूरी होती है। दोलन या कंपन में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ उसको दोलित करना या कंपन करना रहता है। याद रहेगा। अब हम बात करते हैं कि आवर्त काल क्या होता है। आवर्त काल क्या होता है? देखो आवर्त काल के बारे में हम ये घड़ी देख रहे हैं। ठीक है, मान लो ये कोई एक पिंड है, ये ठीक, यहाँ पर एक खूंटी है, हमने किसी एक वस्तु को ठीक यहाँ करके ऐसे लटका दिया है, एक स्प्रिंग के माध्यम से लटका दिया है। ठीक, ये यहाँ पर कोई एक वस्तु लटकी हुई है, हमने इसे जहाँ पर बांधा वहाँ से एक सीमा निर्धारित कर दी। क्या कर दिया? सीमा निर्धारित कर दिया कि ये जो पिंड है ये इनके इधर या इधर नहीं जाएगा। अब देखो आवर्त काल के बारे में, जब हम कोई भी मतलब कण या फिर कोई भी वस्तु यहाँ बांधेंगे और जब गति करवाएंगे, हल्का सा इसे इधर खींचो और खींचने के बाद इसे छोड़ दो, ये क्या करेगी? जितनी दूर हम खींचेंगे हमें प्रतिक्रिया भी ये उतनी दूरी का देगा। इधर जितनी दूरी इधर होगा उतनी दूरी इधर आएगा। ठीक, अब
अगर हम इसे यहाँ तक खींचेंगे तो जितनी यहाँ से यहाँ तक दूरी होगी इतनी यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी होगी, यहाँ तक जाएगा। अब ये इस दूरी को जब निर्धारित करेगा इसे ही हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। मतलब उसी समय में जब कोई भी दोलन पूरा करने के समय को हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। मतलब एक दोलन कैसे पूरा होगा, जब इधर से छोड़े इधर गया, इधर से फिर वापस यहाँ तक आ गया, ये क्या हुआ, एक दोलन हुआ। और इसमें लगे समय को क्या कहेंगे, इसमें लगे समय को हम क्या कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे। समझ गए। अब हम बात करते हैं कि आवृत्ति क्या होती है। आवर्त गति समझ गए, दोलन या कंपन गति समझ गए, आवर्तकाल समझ गए। अब बात करते हैं आवृत्ति क्या होती है। ठीक, दरअसल आवृत्ति क्या होती है, जैसे कंपन या फिर जो दोलन करता है, इसमें जो सेकंड में जितना कंपन करता है उसे ही हम आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकंड या सेकंड में हुए कंपन को क्या कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। याद रहेगा, आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। याद रहेगा कि जो सेकंड मतलब उस पिंड द्वारा लगे समय सेकंड में हुए कंपन को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। और देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सेकंड में, और इसीलिए इसका जो एसआई मात्रक होता है, क्या चीज, एसआई मात्रक होता है, उस एसआई मात्रक को हम हर्ट्ज या एक दूसरा शब्द है जिसे हम कहते हैं प्रति सेकंड। क्या कहते हैं, प्रति सेकंड। याद रहेगा, ये दो इसके एसआई मात्रक हैं, किसके, आवर्तकाल के। याद रहेगा, आवृत्ति या आवर्त या आवृत्ति काल के क्या है, एसआई मात्रक कौन कौन से हैं, हर्ट्ज या प्रति सेकंड होता है। याद रहेगा। अब हम बात करते हैं कि आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है, आइए देखते हैं। आवृत्ति व आवर्तकाल, ठीक, इनमें संबंध क्या है। क्या पूछ रहा है कि आवृत्ति व आवर्तकाल में संबंध क्या होता है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। याद रहेगा, आवृत्ति और आवर्तकाल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ऐसे देख लो इसे, अगर हम मान लें कि आवृत्ति को हम n से प्रदर्शित कर दें, आवर्तकाल को हम t से प्रदर्शित करें, ठीक, तो इन दोनों में कैसे हम करेंगे, आवर्त बराबर 1/t। याद रहेगा कि आवृत्ति व आवर्तकाल क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है या विलोमानुपाती होता है। ठीक, तो इसे कैसे हम व्यक्त करेंगे, n = 1/t। अब बात करते हैं कि जो आवर्त गति होती है इसकी विशेषता क्या होती है। ठीक, उससे पहले हम जान लें कि सरल आवर्त गति होता क्या है। हमने अभी आपको बताया था कि आवर्त गति किसे कहते हैं। ठीक, आवर्त गति के बारे में अभी आप लोग जाने थे। अब बात करते हैं कि ये जो सरल आवर्त गति है ये क्या है। दरअसल कोई भी मान लो एक, ये हमने खूंटी ले लिया, दीवार ले लिया, ठीक, यहाँ पर हमने किसी भी स्प्रिंग को इस प्रकार से बांध लिया, लटका दिया, ये स्प्रिंग लटकी हुई है, ठीक है। यहाँ पर हमने किसी पिंड को रख दिया, ये पिंड रख दिया हमने। अब इस पिंड को एक सरल रेखा आवर्त में घुमाया जाए, इसे ही हम क्या कहेंगे, सरल आवर्त गति कहेंगे। पहले बार जब घुमाया जा रहा है इसे क्या कह रहे हैं, सरल आवर्त कह रहे हैं। अब इस गति को क्या कहेंगे, सरल आवर्त गति कहेंगे। ठीक है, ये एक सरल माध्यम है, सिंपल माध्यम होता है जिसे हम ये कहते हैं। अब बात आती है आवर्त अर्थात दोलन। ठीक, यहाँ पर बात आ रही है कि सरल दोलन को सरल आवर्त तथा उसकी गति को क्या कहेंगे, सरल आवर्त गति कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। देखो यहाँ कह रहा है कि इसकी विशेषताएं क्या है, किसकी, सरल आवर्त गति की विशेषताएं क्या है। दरअसल जो सरल आवर्त होता है
यह एक आवर्ती गति होता है। कैसा होता है? आवर्ती गति होता है, अर्थात उसकी बार बार पुनरावृत्ति करता रहता है। जैसे यहाँ पर देखो, माना कोई भी पिंड यहाँ पर है, जब इसको लाके हम यहाँ पर छोड़ते हैं तो ये क्या कर रहा है? यहाँ तक जा रहा है, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा। ये क्या हुआ? एक आवर्ती गति हुआ। इसीलिए इसे हम सरल आवर्त गति कहते हैं, क्योंकि माध्यम इसका सरल है। ठीक, माध्यम इसका साधारण सा है, इसीलिए इसे हम सरल बोलते हैं। अब दूसरा है कि एक वस्तु मध्य स्थित के दोनों तरफ दोलन करती है। भाई वस्तु ये है, ठीक, ये वस्तु है और ये क्या कर रही है? ये वस्तु दोनों तरफ दोलित कर रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने इसे इधर लाकर छोड़ दिया। अब ये यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी। प्रत्येक दोलन के समान होता है। कैसा होता है? एक समान होता है। ठीक, अर्थात आवर्त काल, आवृत्ति, आयाम सभी समान होते हैं। याद रहे कि दोलन में आवर्त काल, आवृत्ति और आयाम सभी क्या होते हैं? एक समान होते हैं। सरल आवर्त गति में आवर्त काल, आवृत्ति तथा आयाम सभी समान होते हैं। याद रहेगा। इसकी तीन विशेषताएं हैं। तीनों क्या है? पहली बात तो आवर्ती गति होता है, यानी वो बारंबार उसकी पुनरावृत्ति होती रहे। दूसरा होता है कि जितना इधर जाएगा उतना ही उधर जाएगा, अर्थात मध्य का जो बीच में जो दोलित वस्तु है, घड़ी यहाँ उल्टा हो गई, देखो इसको अगर घुमा दें, 1 मिनट, लो कर दिया सीधा। हाँ, मैं कह रहा था कि आवर्तीगत, क्योंकि ये जो घंटा दिखाई दे रहा है ये क्या कर रहा है? इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। ठीक, अब बात आती है, ये देखो बीचों बीच में है या नहीं है घड़ी के। अब ये क्या कर रहा है? दोनों की ओर दोलित हो रहा है। देखो इस तरीके से ये दोलित होता रहता है, दिखाई दे रहा है आपको? इस तरीके से ये दोलित होता रहता है। अब तीसरी इसकी शर्त है कि इसके मध्य जो आयाम लगेगा वो भी क्या होगा? समान होगा। आवृत्ति वो भी समान होगी, यानी कंपन करने की जो गति होगी वो समान होगी। आवर्त काल, जो समय लगेगा, जितना समय यहाँ से यहाँ तक लगेगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक लगेगा, जितना समय वापस आने में लगेगा उतना ही चढ़ने में। या फिर ऐसे मान लो कि जितना इधर से यहाँ तक जाने में लगेगा उतना ही इधर से इधर तक आने में लगेगा। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक, ये क्या हुआ? आवर्त काल कहलाया। ये तीन विशेषताएं होती हैं सरल आवर्त गति की। अब बात आती है कि ऐसा भी तो कोई समय होता होगा जब इसका मान शून्य या अधिकतम होता होगा। जी हाँ, होता है। मान लो कि ये एक, इसकी बात हम कर लें। ठीक, ये जो वस्तु है, जब ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक आई, ठीक, पहली बात, अब ये क्या कर रही है? यहाँ तक गई, फिर यहाँ से यहाँ तक गई। अब इस स्थिति में जब यहाँ पर वस्तु आएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसकी गति शून्य हो जाएगी, क्योंकि इसे यहीं तक बांध दिया गया है कि यहाँ तक जाने के बाद ऊपर नहीं जाएगी बल्कि वापस होगी। अब जाहिर सी बात, जब कोई भी गति, कोई भी वस्तु की जो गति होती है अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो वापस फिर होती है या नहीं होती? जब वापस होगी तो इसके मध्य वापस होने के लिए कुछ समय लगेगा। उस समय में इसकी गति शून्य हो जाती है। याद रहेगा, इसकी गति शून्य हो जाती है। फिर वापस आएगा अपने सीध रेखा में। कहाँ आएगा? सीध रेखा में। यहाँ पर अब बताओ, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा समय लेगा, यहाँ पर भी इसकी गति क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। फिर आगे बढ़ेगा, फिर वापस यहाँ से जब वापस ही लेगा फिर यहाँ पर इसकी गति क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो सरल आवर्त या गति करने वाला जो कण होता है या माध्यम होता है या जो आवर्त होता है, इसे जब हम इसको इसकी माध्य स्थिति में पहुंचाते हैं, ये तीनों क्या है? इसकी माध्य स्थिति हैं। क्या है? माध्य स्थित है। एक बी है, एक ए है, ये जीरो, ये तीनों इसकी माध्य स्थित हैं। जब कोई भी पिंड अपनी माध्य अवस्था से दूसरी माध्य अवस्था या तीसरी माध्य अवस्था पहुंचता है तो जो समय लेता है रुकने का, वो समय क्या कहलाता है? शून्य गति कहलाता है। याद रहे, इसके माध्यम से इसका त्वरण, क्या चीज? इसका त्वरण और स्थितिज ऊर्जा, क्या चीज? स्थितिज ऊर्जा, दोनों ही क्या रहेंगे? शून्य हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। याद रहेगा, जब कोई भी आवर्त गति करने वाला कोई पिंड, ठीक, अपनी एक अवस्था से
दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, वहाँ पर रुककर जब वापसी करता है, यहाँ पर इसकी त्वरण व स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा और त्वरण क्या होगी? शून्य हो जाएगी। यहाँ पर भी स्थितिज ऊर्जा और त्वरण शून्य हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करता हूँ, ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के हम स्थितिज ऊर्जा और त्वरण की बात कर ली। अब एक चीज़ बताओ, एक चीज़ और भी तो होता होगा, वो है इसका मतलब गतिज ऊर्जा, इसका वेग, ये भी तो निर्धारित करता होगा। जी हाँ, दरअसल जब कोई भी पिंड अपनी मध्य अवस्था से इधर या इधर की ओर दोलित करता है, ठीक, तो इनके मध्य में जो समय लगता है, ये इसकी जो गति होती है, यह शून्य गति मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? शून्य गति मानी जाएगी। क्यों? एक समान जब गति करती हैं तो उस गति को हम शून्य के रूप में देखते हैं, या वेग को हम शून्य के रूप में देखते हैं। वहीं पर गतिज ऊर्जा की बात करें तो ये भी शून्य माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो गतिज ऊर्जा है, मान लो ये पिंड है, हमने यहाँ की बजाय इस पिंड को सीधे यहाँ तक लेके गए, फिर वापस यहाँ तक लेके गए। अब ये ऐसे दोलित कर रहा है, ठीक, जितना समय इधर लग रहा है इतना समय इधर लग रहा है। यानी एक समान जब वेग है तो उसकी हम तुलना नहीं कर सकते, या ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर अधिक है और यहाँ पर अधिक है, या यहाँ पर कम है। ठीक, एक समान गति से जब कोई भी हम कण को दोलित करेंगे तो लगने वाला जो कण बल होगा या वेग होगा उसे हम शून्य मानेंगे, तथा उससे उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा को भी हम शून्य मानेंगे। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। बहुत पूछा जाता है ये यहीं पर। अब एक चीज़ और देख लो कि जब हम कोई भी मतलब पिंड या कुछ भी लें, उसे हम इन पिंडों की बजाय, ये जो A0 और B दिखाई दे रहे हैं, इनकी बजाय जैसे कोई भी पिंड यहाँ तक लें फिर यहाँ लें, अब ऐसे में बताओ स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ये स्थितिज ऊर्जा अधिकतम मैक्सिमम मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? मैक्सिमम स्थितिज ऊर्जा मानी जाएगी। समझ में आया? अब इसे ही हम या चाहे त्वरण समझ लें या फिर प्रत्यायन बल समझ लें, यहाँ पर क्या माना जाएगा? अधिकतम माना जाएगा। जब कोई पिंड मध्यमान में ना हो तो क्या कहलाएगा? मध्यमान के अलावा अन्य बिंदुओं से अगर गुजरे तो वहाँ पर उसका मान अधिकतम होगा। याद रहेगा? आइए हम बात करते हैं आवर्तकाल के बारे में। किसके बारे में? आवर्तकाल के बारे में बात करते हैं। दरअसल आवर्तकाल में जो किस पर निर्भर करता होगा? क्या होगा भाई? जाहिर सी बात है, मान लो कोई भी एक पिंड है, एक ये है, ठीक, ये मध्य हो गया। अब इसी के सीध में हमने एक चीज़ खींच दिया, ये हो गया 0। एक यहाँ पर A डाल दिया, यहाँ पर B डाल दिया, ठीक। हमें करना क्या है कि जो ये दोलन है ये दोनों तरफ दोलित करे। क्या करे? दोलित करे। अब एक चीज़ बताओ, किस पर निर्भर करेगा? जो आवर्तकाल है ये किस पर निर्भर होगा? मान लो कि जब हम इसे चलाते हैं, इसे यहाँ से लेके यहाँ लाए और इसे यहाँ पर ले जाके छोड़ दिए, अब ये क्या करेगा? अपनी इतनी ही दूरी इधर तय करेगा ना, फिर ये वापस आएगा, ये वापस फिर आएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम इसके द्रव्यमान को घटा दें, क्या करें? इसके द्रव्यमान को घटा दें और घटाने के बाद एक और अन्य बनाएं, ठीक, दूसरा बनाएं और इसे मतलब एक जिसका अधिक द्रव्यमान हो, एक का द्रव्यमान कम हो, ऐसे में क्या होगा? दोनों में अंतर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो फिर सीधा है कि आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? उस पिंड के या सरल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवर्तकाल सरल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। याद रहेगा? द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि उसका समयाकाल कितना हो। आइए हम बात करने वाले हैं लोलक घड़ी के बारे में। दरअसल इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, वो देख लेते हैं कि जब हम लोलक घड़ी को वायुमंडल में ले जाएंगे, पृथ्वी, मान लो ये पृथ्वी है, हम इसकी सतह से ऊपर ले जाएंगे तो जो लोलक, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? आवर्तकाल जो होगा उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा? जब हम वायुमंडल में ले जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण अर्थात जी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब जी का मान कम हो जाएगा तो जो आवर्त या लोलक की घड़ी, जो लोलक होता है जिसके द्वारा आवर्त काल निर्धारित किया जाता है, ये क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। कारण क्या होगा इसके बढ़ने का?
बढ़ेगा। कारण क्या होगा कि आवर्तकाल बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, जो नीचे से फोर्स लग रहा था, ग्रेविटी लग रही थी, वो कम पड़ गई। अब जब हम किसी वस्तु को छोड़ेंगे ऊपर ले जाके, ठीक, मान लो ये वस्तु है और इसे जब हम खींच के यहाँ तक लाएंगे, ठीक, इसे यहाँ से यहाँ तक खींच के लाएंगे, आज जब छोड़ेंगे तो ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। अब यहाँ तक या मुक्त हो गया या नहीं हो गया, तो ये क्या करेगा, आवर्तकाल इसका बढ़ जाएगा। तो समझ में आया कि जब हम पृथ्वी से लोलक घड़ी को ऊपर ले जाएंगे तो ये जो दोलन कर रही थी, जो आवर्तकाल था, ये समय बढ़ जाएगा, ठीक, क्योंकि उस पर लगने वाला जो फोर्स था, गुरुत्वाकर्षण बल था, वो क्या हो गया, कम हो गया। यही चीज माने रखता है जब हम पृथ्वी के धरातल की तरफ लेके जाते हैं, नीचे ले जाते हैं, सतह के नीचे ले जाते हैं, तब भी यही स्थिति आती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटी का मान कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। चाहे हम पृथ्वी के ऊपर ले जाएं या नीचे ले जाएं, दोनों स्थितियों में आवर्तकाल कम हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसी को हम दूसरे तरह से देख सकते हैं। मान लो कि दो लोलक घड़ी है, इसे हम किसी उपग्रह पर ले गए। कहाँ ले गए? उपग्रह पर लेके चले गए। अब उपग्रह पर जो आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल घट जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा? तो आवर्तकाल जब हम उपग्रह पर ले जाएंगे तो उपग्रह पर जाने पर लोलक का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो ग्रेविटी होती है धरातल का 1/6 होगा, या फिर अन्य किसी ग्रह ले जाएंगे तो वहाँ की ग्रेविटी पर निर्भर करेगा। लेकिन जब चंद्रमा पर ले जाएंगे तो 1/6 होगा, जिससे कि हम ये निर्धारित नहीं कर सकेंगे कि ये कितनी देर तक चलेगा। किसी उपग्रह पर किसी लोलक घड़ी को ले जाने पर उसके गुरुत्वाकर्षण के आधार पर हम निर्धारित करेंगे कि इसका आवर्तकाल कितना होगा। याद रहेगा? अब हम एक चीज और देखते हैं कि मान लो किसी भी घड़ी का या कुछ भी जो भी है, उसके लोलक की लंबाई बढ़ा दे। पहले थी लोलक की लंबाई इतनी, उसके बाद बढ़ाकर कर दिया उसकी लंबाई इतनी। अब ऐसे में बताओ कि जब हम लंबाई बढ़ा देंगे तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है, लोलक घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाने पर लोलक की लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। याद रहेगा, आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं पर यदि हम लोलक की लंबाई को कम कर दें, क्या कर दें? लोलक की लंबाई को हम कम कर दें। अब ऐसे में बताओ आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। याद रहेगा, यदि लोलक के घड़ी की लोलक की लंबाई को कम कर दें, आवर्तकाल कम हो जाएगा, लंबाई बढ़ा दें, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। कारण क्या है वो ऐसे देख लो एक चित्र के माध्यम से। मान लो कि ये लोलक है, एक मिनट, ये लोलक मान लो कि ये दीवार है या कुछ भी मान लो ये है, ठीक, यहाँ तक ये एक लंबाई वाली लोलक हो गया, ठीक। अब इसको हम 0 नाम दे दें। अब इसको जब छोड़ेंगे, ठीक, इसे ले जाकर जब हम यहाँ से इसे यहाँ से लिए और यहाँ ले जाके छोड़े, ठीक, अभी देखो लंबा है, ये यहाँ पर लंबा है ना, तो ये यहाँ तक जाएगा, ठीक। अब ये आवर्तकाल बढ़ा या नहीं बढ़ा? जब हम लोलक की लंबाई बढ़ा देंगे आवर्तकाल बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? जाहिर सी बात बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना लंबा लोलक होगा थोड़ी सी दूरी तो एक्स्ट्रा हो जाएगी या नहीं होगी? उसी दूरी को हम या उसके मध्य लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो जब लंबाई बढ़ा देंगे तो आवर्तकाल समय भी बढ़ जाएगा। अब वहीं पर मान लो कि ये लंबाई इतनी है, लोलक की लंबाई इतनी है, अब बताओ ये कितनी दूरी तय करेगा? आवर्तकाल घटा या नहीं घटा? जाहिर सी बात है, यदि हम किसी लोलक की लंबाई बढ़ा देते हैं तो आवर्तकाल क्या हो जाता है? लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल बढ़ जाएगा और लोलक की लंबाई घटा देने पर आवर्तकाल कम हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।